This conference will now be recorded. For today's session, we have an eminent speaker and academician, Dr. Vinayak Tayde sir. He has done BAMS, MD and PhD in Ayurveda. He was honorary physician of His Excellency, the Governor of Maharashtra State. He has been member of CCIM. He is former PG and HOD in Department of Kai Chikitsa at KGMP Ayurved Mahavidyalaya, Charni Road, Mumbai. He has vast experience of undergraduate teaching and postgraduate teaching. He has delivered many lectures at national and international seminars. He has been also a resource person at various symposiums. He has been bestowed with Lifetime Achievement Award by Maharshi Yogi USA at Nepal, Dhanvantari Puraskar by Mumbai Vaidya Sabha in 2017, awarded by Brahman Vigyan Mandal, International Excellency Award, Malaysia, COVID Warrior Felicitation by Governor of Maharashtra, Jivan Gaurav Puraskar by Honorable Minister Satish Patil. He has delivered various speeches at various platforms. He has presented papers like Panchakarma treatment in Manas Rog, Panchakarma treatment in Rajayakshma, Panchakarma treatment in Madhumeha, role of Arogyavardhini and skin disease. He has published many books like Rudrok Chikitsa, अर्शव्याधी, श्वास चिकित्सा, विसर्प, आमवाद, श्वास, गृद्रसी, पक्षवध, etc. He has been associated with various social work camps. He arranges free medical camps at Konkan, Marathwada, Vidarbha, Gujarat, Bengal since 1979. With this brief introduction, I request sir to start his session. Thank you. Sir, please. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि आज मैं लेट हो गया हूँ कुछ काम की वजह से। आज का हमारा जो विषय जो है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, हालांकि नंबर ऑफ केसेस मैंने ये देखी है मेरे वार्ड में, मैंने वो ट्रीट भी कर रहा हूँ मैं। हालांकि न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता क्या है, जब नर्वस सिस्टम जो है हमारी, उसमें जब डिस्टर्बेंस हो जाता है या डिफॉर्मिटी निर्माण हो जाती है, और उसी के कारण जब ब्लैडर के ऊपर का जो कंट्रोल है, जब कंट्रोल छूट जाता है, तब न्यूरोजेनिक ब्लैडर यह एक रूप निर्माण हो जाता है। अभी इसका मतलब यह है कि ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली जो सिस्टम जो है, उसमें अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस निर्माण हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप न्यूरोजेनिक ब्लैडर निर्माण हो जाता है। हालांकि ये बात यह है कि नर्वस सिस्टम जो है, ये नर्वस सिस्टम में एक प्रकार की विकृति निर्माण हो जाती है, उसमें डिस्टर्बेंस निर्माण हो जाता है, और उसी के कारण कभी कभी क्या होता है, ब्लैडर का जो काम जो है, इस काम में विकृति निर्माण हो जाती है। ब्लैडर में इसके हम देखेंगे तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर के दो टाइप्स होते हैं, एक जो है ओवर एक्टिव और दूसरा जो है अंडर एक्टिव। और ओवर एक्टिव जो रहता है, जिसमें पेशेंट जो कंप्लेन करता है कि मैं यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकता है, इट मींस वो जो है हाइपर रिलेक्सिव ब्लैडर होता है, यानी ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेटेशन जो होना चाहिए वो अत्यंत तुरंत गति से हो जाता है, फास्ट हो जाता है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकता है। अभी ये जो रहता है, इसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहेंगे, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में विकृति निर्माण होने के कारण इस प्रकार का ओवर एक्टिव ब्लैडर निर्माण हो जाता है। अब दूसरा जो रहता है
वो है अंडर एक्टिव, जिसमें ब्लैडर के ऊपर का जो कंट्रोल जो है वो टोटल लॉस हो जाता है, और टोटल लॉस होने के कारण हाइपोटोनिक ब्लैडर का निर्माण हो जाता है। यानी जो टोन होना चाहिए वो टोन बराबर नहीं होता है, परिणाम होता जो मूत्र की प्रवृत्ति होनी चाहिए मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। वहां के जो मसल्स रहते हैं उस मसल्स का जो कंट्रोल है उसका जो टोन है टोटली लॉस हो जाता है, उसमें इनेबिलिटी निर्माण हो जाती है, और इनेबिलिटी निर्माण होने के कारण ये जो यूरिन जो है वही रुक जाती है, पास नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्शन डायलेक्शन नहीं होता है ड्यू टू सीएनएस डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार की हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक इस प्रकार की विकृति जो है, ये विकृति क्यों निर्माण होती है, कारण क्या रहता है, इसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या रहते हैं, ये हमें देखना चाहिए। जो पॉजिटिव फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो मॉडर्न के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो उसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स रहते हैं कि जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले बाय बर्थ डिफॉर्मिटी निर्माण हो सकती है। जैसे कि बहुत क्या रहता है कि स्पाइना बाइफिडा के कारण ये विकृति निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगर कहीं ट्यूमर रहता है तो उसी कारण भी हो सकता है। बहुत बार कहते हैं कि ऐसे जो पेशेंट रहते हैं, अपन देखते हैं कि पार्किंसन के जो पेशेंट रहते हैं, पार्किंसन के, पोलियो के, डायबिटीज के ऊपर, डायबिटीज के, सिफिलिस के, इनके ऊपर जो ब्लैडर के ऊपर जो कंट्रोल जो है कभी कभी छूट जाता है या कभी कभी होता ही नहीं, और पेशेंट को समझता नहीं कि मेरी यूरिन हो रही है, लीक हो रहा है, ड्रिपिंग हो रहा है। तो इस प्रकार की जो ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, ये पॉजिटिव फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो बहुत बार क्या रहता है कि जो नर्व्स रहती है, इस नर्व्स में डिजेनरेशन होने के कारण, एक्सॉन डिजेनरेशन होने के कारण नर्व्स के ऊपर का जो नर्व का जो काम जो है वो काम बराबर नहीं होता है। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखा है, स्पाइनल बाइफिडा देखता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाती है तो उसके कारण भी इस प्रकार की विकृति निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहती है। या कभी कभी क्या स्पाइनल कॉर्ड में अगर ट्रॉमा हो जाता है तो उसके कारण भी हो सकती है। तो अभी एक जो बात है कि हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है और पेशेंट आने के बाद बोलता है कि मेरे यूरिन के ऊपर का जो कंट्रोल है ये कंट्रोल नहीं रहता है, तुरंत यूरिन छूट जाती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता है, इट मींस इट्स नोन केस ऑफ द ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें क्या रहता है कि पेशेंट को जो सडन यूरिन हो जाती है, ड्रिपलिंग हो जाता है, बहुत बार कहते फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो जाता है, वो होल्ड नहीं कर सकता है क्योंकि उसके ऊपर का जो कंट्रोल है ये कंट्रोल छूट जाता है और बीच में वो लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है जब हाइपर एक्टिव ब्लैडर निर्माण हो जाता है तो उसमें इस प्रकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। अब सवाल आता है कि हाइपोटोनिक अगर ब्लैडर निर्माण हो जाता है तो हाइपोटोनिक ब्लैडर में क्या रहता है, जिसमें यूरिन होता ही नहीं है क्योंकि मसल का जो काम रहता है, नोज का जो काम रहता है, उसमें डिफॉर्मिटी निर्माण होने के कारण कॉन्ट्रैक्टाइल डायलेशन जो होना चाहिए वो बराबर नहीं होता है, यूरेथ्रल ओरिफिस में इन्फेक्शन होने के कारण हो जाता है। इस प्रकार की या कोई ट्यूमर रहता है उसी कारण हो जाता है, या कभी कभी इंजरी होती है उसी के कारण हो जाता है कि ये जो ब्लैडर का जो वर्क है वो प्रॉपर होता नहीं और उसी कारण यूरिन का सेंसेशन नहीं आता है, यूरिन वही रुकी रहती है। या कभी कभी क्या रहता है इसमें यूरेथ्रल रीजन में किसी प्रकार की विकृति ने मतलब ट्रॉमा होने के कारण इस प्रकार की अंडर एक्टिव ब्लैडर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है मॉडर्न में क्या रहता है कि इसमें ट्रीटमेंट तो कोई रहती नहीं, मॉडर्न में इसमें किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो भी देते हैं मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, वहाँ कुछ ऐसे दवाई देते हैं और टेम्परेरी उसका रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन बहुत बार क्या करना पड़ता है कि कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, वो विदाउट कैथेटराइजेशन ये पेशेंट ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं। या सेकंड बात तो कहते हैं कि मसल स्टिमुलेटर का यूज करते हैं, ऐसा डिवाइस यूज करेंगे कि जो ब्लैडर के जो डेस्ट्रोसन जो मसल्स रहते हैं उसको स्टिमुलेट करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, जिससे कारण वो मसल जो है स्टिमुलेट हो जाती है और यूरिन हो जाता है। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है ये परमानेंट ट्रीटमेंट तो रहती नहीं है, और उसमें फिर लास्ट जो रहता है कि ये इसमें कुछ लोग सर्जरी करते हैं। लेकिन रिजल्ट अगर देखते हैं तो ये जो सर्जरी है ये इसकी बेनिफिशियल नहीं रहती है।
या अफोर्डेबल भी नहीं रहती है। लेकिन आयुर्वेद अगर वो देखता है कि आयुर्वेद में बताया है कि ये ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव, जो ब्लैडर का निर्माण जो हो रहा है, ये ब्लैडर का निर्माण अगर हमें देखना है तो ब्लैडर का निर्माण क्यों हो रहा है, कि जिसके कॉजेटिव फैक्टर को देखते हैं। नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट निर्माण होने के कारण, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के कारण, स्पाइनल सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस निर्माण होने के कारण, स्ट्रोक के कारण, या कोई हेवी मेटल का यूज करेंगे उसके पॉइजन के कारण भी इस प्रकार की विकृति निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन आयुर्वेद में बताया कि किस प्रकार का पॉजिटिव फैक्टर्स होना चाहिए, कौन से प्रकार के कारण निर्माण होने चाहिए, कौन से प्रकार के कारणों के द्वारा इस प्रकार का विकृति निर्माण हो सकती है। आयुर्वेद में 13 प्रकार के जो मूत्र रोग जो बताए गए हैं उसमें से एक रोग जो ऐसा है जिसको हम ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब पता है कि कौन सा है, क्योंकि इसके भी जो प्रकार बताया कि मूत्रातीत इस प्रकार के जो रोग बताया है, जो प्रकार बताया है मूत्र विकृति का, मूत्रवसोतस का जो एक बताया है, उसमें मूत्रातीत के साथ हम यह न्यूरोजेनिक ब्लैडर के साथ उसका समन्वय कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो हम इस प्रकार का आहार यानी आहारजन्य निदान, विहारजन्य निदान, व्याधिजन्य निदान, अभिघातजन्य निदान, इस निदानों को हमें देखना चाहिए। तो आहारजन्य निदान में ऐसे रहता है कि बहुत बार क्या रहता है, कई लोग जो डाइट लेते हैं, कभी ज्यादा कॉफी पीते हैं, कभी अल्कोहल लेते हैं, कभी कभी मांसाहार लेते हैं, जो वृक्षादि जो आहार रहता है इसके कारण भी विकृति निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहती है। व्यसनजन्य निदान के अपन देखते हैं कि ज्यादा लोगों को क्या रहता है, अल्कोहल इंटेक ज्यादा रहता है और उसके कारण भी इस प्रकार की हाइपोटोनिक या हाइपोटोनिक इस प्रकार की विकृति निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहा है। व्याधिजन्य निदान के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो डायबिटीज के कारण, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण, पार्किंसन के कारण, प्रोस्टेसिस के कारण, सी ब्लैडर के कारण, रीनल कैल्कुलाई के कारण, सी प्रोस्टेट के कारण, स्टेटिस के कारण, बीपीएच के कारण या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण इस प्रकार के व्याधि के उपरांत इस प्रकार के विकृति निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहती है। अभी का तो जिन्हें कभी कभी क्या रहता है कि ब्लैडर में किसी प्रकार का ट्रोमा हो जाता है, इंजरी हो जाती है और क्या स्पाइनल कॉर्ड में ऑपरेशन हो जाता है, यह स्पाइना बाइफिडा रहता है। तो इस प्रकार के जो निदान जो है, ये सभी प्रकार के निदानों को हम देखते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि ये वात व्याधि के अंतर्गत आ जाता है। वात व्याधि के इसमें वायु का प्रकोप ज्यादा रहता है। अब सवाल ही निर्माण होता है कि वायु का प्रकोप होता है तो कौन से वायु का प्रकोप होता है, हमें देखना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो कौन से प्रकार के वायु का प्रकोप हो सकता है, तो ऐसे देखते हैं कि ये जो निदान सेवा के द्वारा वात का प्रकोप होता है, मार्ग से अवरदा तक कोपो धातु क्षयात, ऐसा जो प्रकार जो बताए, मार्गरोध जो है हाइपोटोनिक रहता है। ये हाइपोटोनिक जो होता है मार्गरोध के कारण भी हो जाता है और धातु क्षय के कारण भी हो जाता है। और कभी कभी वायु का प्रकोप अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार के जो विकृतियां जो है ये वायु प्रकोप, अब आप देखते हैं कि ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर में कौन से प्रकार के वायु की विकृति होती है। पहला तो प्राणवायु की विकृति होती है। अब प्राणवायु की विकृति क्यों होती है कि वायु की कर्मतः विकृति है हाइपोटोनिक में और हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में कर्मतः वृद्धि है, यानी इंद्रियों के ऊपर का जो नियंत्रण जो प्रॉपर होना चाहिए, ये इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण बराबर नहीं होता है। इंद्रिय निग्रहणल्पता जब हो जाती है, उसके इंद्रियों के ऊपर का जो कंट्रोल जब छूट जाता है तो इस प्रकार की विकृति निर्माण होने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी एक बात है कि प्राणवायु की विकृति रहती है, व्यानवायु की विकृति रहती है और अपानवायु की विकृति रहती है। तो इस प्रकार की जो वायु की जो विकृति बताई गई है, ये व्यानवायु की विकृति है, अपानवायु की विकृति है और व्यानवायु की विकृति होती है तो कर्मतः वृद्धि भी होती है और कर्मतः क्षय भी हो जाता है। कर्मतः विकृति हो जाती है और कर्मतः क्षय भी हो जाता है। तो इस प्रकार की विकृति निर्माण होने के कारण भी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक इस प्रकार की विकृति निर्माण के अब सवाल निर्माण होता है, मलमूत्र का निष्कासन करने का जो कार्य जो है वह अपान वायु का है। ये अपान वायु की कर्मतः विकृति है, अपान वायु की कर्मतः विकृति है।
अपानवायु की गुणता विकृति है, अपानवायु का गुण ज्यादा बढ़ गया है, अपानवायु का वृक्ष गुण ज्यादा बढ़ गया है, अपानवायु का खर गुण ज्यादा बढ़ गया है, अपानवायु का लघु गुण बढ़ गया है, अल्टीमेटली के धातुशील मात्रा को हो रहा है। यानी वहां जो मसल्स जो है, जो बस्ती क्षेत्र में जो होने वाली जो मसल्स है उसमें ताकत नहीं है, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन डायलेक्शन होना चाहिए वो कार्य होता ही नहीं है। और ये कार्य करने का कार्य तो अपना ब्रेन का रहता है, तो वहां से निकलने वाली जो नोज रहती है, इस नोज में विकृति निर्माण होने के कारण इसमें यूरिनेशन प्रॉपर होता नहीं है। तो अपान की विकृति, अपान की जो विकृति है, अपन आयुर्वेद की दृष्टिकोण से अपन देखते हैं कि अपान से कर्मता विकृति, अपान से कर्मता क्षय। कर्मता वृद्धि यानी क्या कि ओवर एक्टिव ब्लैडर, और अपान से कर्मता क्षय यानी अंडर एक्टिव न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो इस प्रकार की विकृति निर्माण होती है प्राण की और व्यान की। व्यान में क्या होता है, आकुंचन प्रसारण, ये जो होना चाहिए ब्लैडर का वो होता ही नहीं। इट मींस क्या रहता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो पॉलीयूरिया निर्माण होता है, फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन फॉर्म हो जाता है, और नहीं होता है तो लॉस ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाती है, या एनीरिया फॉर्म हो जाता है, या यूरिन होती भी नहीं है। तो इस प्रकार की विकृति यानी अपान से कर्मता क्षय के कारण ये हो जाता है। यानी एक बात है कि धातुशील मात्रा का निर्माण होने के कारण और मार्गोजन्य मात्रा का निर्माण होने के कारण इस ब्लैडर में विकृति निर्माण होती है। मार्गोजन्य मात्रा को होगा हाइपोटेनिक हो जाएगा, धातुशील अगर रहेगा तो भी हाइपोटोनिक रहेगा। यानी जो वर्क्स होना चाहिए वो प्रॉपर होता नहीं है, और उसके कारण क्या होता है कि बेसिकली यहाँ बस्ती में विकृति हो जाती है। अब ये बस्ती में रचनात्मक विकृति आ गई है, ये बस्ती में रचनात्मक विकृति आ गई है, बस्ती में कर्मता विकृति आ गई है, यानी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जो है वो बस्ती में आती है। अब ये बस्ती में आने वाली विकृति कौन सी है, तो बहुत बार होता है कि एक बात होता है कि फंक्शनल डिफॉर्मिटी निर्माण से बस्ती का जो कार्य बराबर नहीं होता है, और बहुत बार क्या है रचनात्मक कभी क्या होता है ब्लैडर वॉल जो रहती है, ब्लैडर वॉल जो थिकनिंग ज्यादा रहती है, इसके कारण हो जाता है। ट्राइगोनोरिया में इंफेक्शन रहेगा उसके कारण भी हो जाता है, ये सिस्टाइटिस फॉर्म हो जाता है उसके कारण भी हो जाता है। तो ये सभी प्रकार के कारण से क्या हो जाता है, वहाँ की जो मांसपेशियां जो रहती है, ब्लैडर की जो मसल जो रहती है उसमें विकृति निर्माण होती है, और उसमें विकृति निर्माण होने के कारण उस मांसपेशियों में दुर्बलता निर्माण होती है, और दुर्बलता निर्माण होने के कारण बहुत बार क्या होता है न्यूरोजेनिक यानी हाइपोटेनिक ब्लैडर का निर्माण होता है, जिसमें अपन देखते हैं कि मूत्राघात हो जाता है, मूत्र होती नहीं है, या कभी कभी रिपलिंग हो जाता है, लीकेज हो जाता है, मूत्रकुच्छ का निर्माण हो जाता है। लेकिन बहुत बार एक बात देखते हैं कि यूरिनेशन ज्यादा प्रमाण में हो जाता है, यूरिनेशन ज्यादा प्रमाण में होता है, और यूरिनेशन ज्यादा प्रमाण में जब कब हो जाता है जब अपान से कर्मता वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार की जो विकृति निर्माण होती है इसका वर्णन जो है हमें सुश्रुत संहिता में मूत्रातीत रूप के साथ हम उसका हम समन्वय कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। इट मींस क्या, मूत्रातीत कैन बी कोरिलेटेड विद द न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो इस प्रकार की जब विकृति रहेगी उस समय हमें देखना चाहिए कि इसमें प्राण, व्यान और अपान, इसमें कर्मता विकृति जब हो जाती है तो उसी कारण मूत्र क्षय के भी लक्षण होता है और मूत्र वृद्धि के भी लक्षण होते हैं। इट मींस क्या हो जाता है कि इसमें ये लक्षण क्यों निर्माण होते हैं, क्योंकि नर्वाइन डिफॉर्मिटी निर्माण होती है। नर्वाइन डिफॉर्मिटी होने के कारण इस प्रकार की जब अवस्था रहेगी तो हम चिकित्सा क्या करेंगे, हमारा बेस क्या रहेगा चिकित्सा का, किस प्रकार की हम चिकित्सा करेंगे। तो चिकित्सा करते समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि वायु को शमन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, वायु को शमन करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। तो वायु को शमन करने वाली चिकित्सा हम क्या करेंगे, जैसे जहां धातुक्षय की अवस्था है, मांसपेशियों में दुर्बलत्व निर्माण हो रहा है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। जहां मार्गरोध है तो उस मार्गरोध को नष्ट करने वाली क्या चिकित्सा करनी चाहिए। बहुत बार क्या रहते हैं कि धातुक्षय में मात्रा कम ज्यादा रहता है, यानी मांसपेशियों में ताकत जब नहीं रहते है तो हम क्या करते हैं, स्नेहन कराते हैं, भ्रूण स्नेह का प्रयोग करते हैं, भ्रूण स्नेह का प्रयोग करते हैं। बहुत बार हम जब ओपीडी में काम करते हैं और ओपीडी में काम करते समय हमारे पास जब पेशेंट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, मात्रा बस्ती का प्रयोग करते हैं, अश्वगंधा तेल की बस्ती का प्रयोग करते हैं, बला तेल का बस्ती का प्रयोग करते हैं, या मज्जा बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो ये
जो है मज्जा बस्ती है, ये जो बस्तियां है जो स्नेहन करने वाली है, मांसपेशियों को ताकत निर्माण करने वाले, इस प्रकार का बस्ती का प्रयोग वहां अपेक्षित होता है। अब जब मार्गवरोधजन्य मात्रा को रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए? मार्गवरोध हटाने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। तो मार्गवरोध हटाने वाली चिकित्सा हम क्या करेंगे? मार्गवरोध हटाने वाली जो चिकित्सा रहती है वो संवेदन देना चाहिए, यानी बेसिकली अवगाहन स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। जो अवगाहन स्वेद जो है स्रोतमुख शोधन करने वाला है, मार्गवरोधजन्य मात्रा को नष्ट करने वाला है, वायु का अनुलंबन करने वाला है। और औषधि के अंतर्गत हम देखते हैं कि अजवाइन का प्रयोग करते, जीरे का प्रयोग करते। मूत्र अगर चिकित्सा करनी है हमें तो गोक्षुर है, पुनर्नवा है, वरुण है, तृणपंचमूल है। लेकिन जिसमें हाइपरटोनिक रहता है, बार बार मूत्र प्रवृत्ति होती है, रुकती नहीं है क्योंकि कंट्रोल ही छूट गया है, तो वहां हमें मूत्र संग्रहणीय द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। फिर मूत्र संग्रहणीय द्रव्य हमें कौन से देने चाहिए? तो जम्बू बीज का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। जम्बू बीज का प्रयोग कर सकते हैं, जो जम्बू बीज जो है मूत्र का संग्रहण करने वाले रहते हैं। तो इस प्रकार के औषधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार की जो औषधि है जो वायु को अनुलंबित करने वाली रहती है, वायु के ऊपर नियंत्रण करने वाली रहती है, ये इस प्रकार की जो विकृति है, इस प्रकार की, हालांकि मॉडर्न मेडिसिन में बताया गया है, मॉडर्न मेडिसिन में बताया कि ये जो रोग जो है इसमें किसी भी प्रकार की परमानेंट क्योर नहीं है। लेकिन हम एक बात देखनी चाहिए कि अपानस्य कर्मता अगर क्षय रहेगा, हमें दो वक्त हुए, हम दोषमूलक चिकित्सा करेंगे, दोषमूलक चिकित्सा करेंगे, धातुमूलक चिकित्सा करेंगे, लक्षणमूलक चिकित्सा करेंगे और व्याधिमूलक चिकित्सा करेंगे। तो ये जब करते हैं तो हमें अपानस्य कर्मता क्षय जब हो जाता है तो उस समय में दोषमूलक चिकित्सा करेंगे। दोषों में क्या विकृति आ गई है, दोषों में कौन से प्रकार की विकृति आ गई है, दोषों में क्या कर्मता विकृति है, दोषों की कर्मता क्षय हो रहा है, तो कर्मता क्षय को नष्ट करने के लिए कर्मता क्षय इस मार्गवरोधजन्य मात्रा को है। और उस प्रकार के अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? कुक्षुरादि गुल का प्रयोग करना चाहिए, चंद्रप्रभा का प्रयोग करना चाहिए, गोमूत्र हरिति का प्रयोग करना चाहिए, पुनर्नवा क्वाद का प्रयोग करना चाहिए, या अश्वरीय क्वाद का प्रयोग करना चाहिए, या कुलथैतिक क्वाद का प्रयोग करना चाहिए, जो अपानस्य कर्मता क्षय में कार्यान्वित हो जाता है। लेकिन जो अपानस्य कर्मता वृद्धि हो जाती है तो अपानस्य कर्मता वृद्धि में जम्बू बीज या मूत्र संग्रहणीय क्वाद का प्रयोग करना चाहिए। तो एक बात है कि हमें अपान में होने वाली विकृति को कम करना है, व्यान में होने वाली विकृति को हमें करना है। तो व्यान में होने वाली विकृति यानी जिसको ये कहते हैं कि हम जब व्याधिजन्य संप्राप्ति का विघटन करते हैं तो उस समय ऐसी दवाई देनी चाहिए जो दवाई मांसपेशियों में ताकत निर्माण करने वाली होती है, जो दवाई मांसपेशियों में ताकत निर्माण करने वाली होती है, जो वायु का शमन करने वाली रहती है, जो वायु की विकृति को नष्ट करने वाली रहती है, वायु का जो अगर वृद्धि रहती है तो वृद्धि को कम करने वाली रहती है, अगर उसमें मार्गवरोध है तो मार्गवरोध को नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा जो है, जो इंद्रियों को निग्रहण करने वाली होनी चाहिए, अंगोचर प्रसरण प्राप्त करने वाली होनी चाहिए, व्यान की जो कर्मता विकृति होगी कर्मता विकृति को नष्ट करने वाली होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जब अवस्था निर्माण होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए कि हमें एक बात ध्यान में कि जो नर्वस सिस्टम जो रहती है, इस नर्वस सिस्टम में जो विकृति होगी है उसमें चिकित्सा करनी चाहिए। जो मांसपेशी में दुर्बलता निर्माण हुई है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, जो मार्गवरोध निर्माण हो गया उसकी चिकित्सा में करनी चाहिए, जो धातुक्षय की अवस्था है उसको बृहन चिकित्सा करनी चाहिए। ये सभी प्रकार के इसमें एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलर प्रैक्टिस जो रहती है, इस रेगुलर प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं, वसंत कुसुमाकर रस का प्रयोग करते हैं। अब ये वसंत कुसुमाकर रस जो है, जिसके घटक द्रव्यों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि उसमें कौन से प्रकार के घटक द्रव्य हो सकते हैं, ये द्रव्य कैसा है, उसके व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दिस वसंत कुसुमाकर रस। जैसे कि उसमें स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, भंग भस्म है, नाग भस्म है, कांतलोह भस्म है, अभ्रक भस्म है, प्रवाह भस्म है और मुक्ति भस्म है। अभी इसमें जो है ये प्रकार के जो भस्म जो रहते हैं उसको जो भावना दी गई है, जो भावना गोदुक की है, इक्षुरस की है, सुगंध बाला की है, लाक्षा की है, गुलाब पुष्पों की है, मालती पुष्प की है, यानी इसकी भावना जब देते हैं उस समय एक बात है कि सुवर्ण भस्म क्या करने वाला होता है कि सुवर्ण भस्म जो है धातुक्षजन्य वातकों का जो निर्माण हो गया है, ये धातुक्षजन्य वातक को कम करने वाला होता है।
ये सुवर्ण भस्म जो है धातु क्षीण मात्रा को जो निर्माण हो रहा है, ये धातु क्षीण मात्रा को कम करने वाला था। जैसे वो धातु क्षीण मात्रा को कम करने वाला इसमें क्या रहता है, इसमें जो विकृति आ गई है ये विकृति को नष्ट करेगा। सेकंड जो है, इसमें जो सेकंड जो अपन देखा है कि इसमें हम देखते हैं कि ये सुवर्ण भस्म जो है मसल्स में जो टोन कम हो गया है, मसल्स में जो टोन कम हो गया है वो टोन को बढ़ाने वाला रहता है। उससे जो न्यूरोपैथी की कंडीशन जो निर्माण हो रही है, ये न्यूरोपैथी की कंडीशन को कम करने वाला है। इसमें मसल को ताकत निर्माण होता है। रजत भस्म नर्वाइन टॉनिक है। रजत भस्म जो है ये नर्वाइन टॉनिक है। ये नर्वाइन टॉनिक और स्नायु में जो दुर्बलता निर्माण हो गई है, ये दुर्बलता कम करने वाली होती है। सेकंड जो रहता है, इसमें अपन देखते हैं कि लोह भस्म, जिसको कांत लोह भस्म बोलते हैं, जो मसल्स को स्ट्रेंथ निर्माण करने वाले से स्ट्रेंथ करने वाली जो है वो कांत लोह भस्म है, जो देने के बाद बेसिकली क्या होता है, वहां की जो मांसपेशियां जो मसल जो ब्लैडर में उसको ताकत आ जाती है। अब ये जो बाकी के जो द्रव्य जैसे वंग भस्म है, नाग भस्म है, प्रवाह है, मौक्तिक है, ये सभी प्रकार के जो द्रव्य है वो धातु क्षीण मात्रा को करने वाले रहते हैं। यानी इस प्रकार का जो वसंत कुसुमा का रस जो है ये क्या करेगा, दीपन करेगा, पाचन करेगा, बाद में वो क्या करेगा, मसल्स में ताकत निर्माण करेगा, बाद में उसमें क्या ताकत निर्माण करने से, और अल्टीमेटली क्या है, जो नोज में जो डिफॉर्मिटी निर्माण हो गई है, जो दुर्बलता निर्माण हो गई है, उस टाइम में दुर्बलता निर्माण हो गई है, उसमें ताकत लाने का जो काम जो है ये कौन करेगा, तो बेसिकली वसंत कुसुमा करेगा। तो इस प्रकार का जो वर्क जो है ये वसंत कुसुमा, लेकिन इसका करने से क्या में बहुत बार क्या रहती है कि वो मसल्स में ताकत तो निर्माण करते, लेकिन उसको स्टिमुलेट करने वाली ऐसी औषधि देनी चाहिए। जैसे कि अपने देखना चाहिए कि अगर हमें धातु क्षीण मात्रा को रहेगा तो उसमें कौन से रसता विकृति, कौन सा रस देना चाहिए, मधुर रसात्मक होना चाहिए, बाद में शीत वीर्यात्मक होनी चाहिए, गुरुस्निग्ध गुणात्मक होनी चाहिए, मधुर विपाकात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार के जिस औषधि में गुण है जो धातु क्षीण मात्रा को वो कम करने वाले रहते हैं, इस प्रकार के औषधों को हमें यहाँ प्रयुक्त करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम जो है जो बल्य है, जो धातु क्षीण मात्रा को कम करने वाला है, जो रसता, वीरता, विपाकता और गुणता, मधुर रसात्मक है, तिक्त रसात्मक है, जो शीत उष्ण वीर्यात्मक है, जो विपाकता अगर हम देखेंगे तो विपाकता मधुर विपाकात्मक है और गुरु स्निग्ध गुणात्मक है। ऐसे जो वसंत कुसुमा का रस जो है, ये वसंत कुसुमा का रस हम लाक्षणिक दृष्टिकोण से, व्याधिक दृष्टिकोण से नहीं, हम लाक्षणिक दृष्टिकोण से हम उसका प्रयोग है कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर में कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसे रहने देने चाहिए जो खंजनकारी रस जो है, जो खंजनकारी रस में एक बात ध्यान में रखना चाहिए, ये खंजनकारी जो कंटेंट्स अगर हम देखते हैं तो कंटेंट्स के दृष्टिकोण से देखते हैं कि जिसमें मल्ल सिंदूर है, रजत भस्म है और कुचला है। अब एक बात है कि ये कुचला जो है ये बेसिकली जो है नर्वाइन टॉनिक है, ये मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जैसे जो नर्वस सिस्टम में जो विकृति आ गई है वो विकृति को नष्ट करने वाला रहता है, इसलिए खंजनकारी रस का प्रयोग करना चाहिए। बेसिकली मल्ल सिंदूर जो है वायु का शमन करने वाला रहता है। इस प्रकार के जो है खंजनकारी, हम बहुत बार क्या इसका जो अपन देखते हैं रोगाधिकार देखते हैं, अपतंत्र को इसका प्रयोग करना चाहिए। अपतंत्र को इसका प्रयोग करता है, जहां जहां धातु जन्य है, जहां जहां सेंसेशन लॉस हो गया है, जहां जहां न्यूरोपैथी की कंडीशन निर्माण हो रही है, जहां इस प्रकार के अवस्था में हमें खंजनकारी रस का प्रयोग करना चाहिए। जो खंजनकारी रस जो है न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी जो है, ये न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए इसका प्रयोग हो जाता है। अब ये सब करते समय एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। हेलो, स्लाइड मूव नहीं है। अच्छा, हाँ, ये जो है आवाज पण गेला होता सगळं, हो का? आवाज पण मध्ये गेला होता वाटतं। बरोबर, तुम्ही औषधी गुगल सांगते ना तेव्हापासून। अच्छा, तो वसंत कुसुमा करके जो घटक द्रव्य आपसे, वसंत कुसुमा करके आप घटक द्रव्य देख रहे हैं, हाँ, जैसे कि स्वर्ण भस्म है, वंग भस्म है,
नागभस्म है, कांतलोह भस्म है, अभ्रक भस्म है, और उसके मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा तो की है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको जो भावना दी गई है, आप देख रहे हैं कि गोदुग्ध है, इक्षुरस है, लश्का है, बाद में यह रंबा कदली का है, कदली की भावना देते हैं, मालती पुष्प की भावना देते हैं, और इस प्रकार की भावना देने से, और एक बात है कि बहुत बार कह रहे थे कि इस प्रकार के औषधि में अल्प मात्रा में कस्तूरी का प्रयोग करने से रस रक्त का संवहन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये जो कस्तूरी जो है ये व्यानवायु के ऊपर काम करने वाली रहती है। ये जो कस्तूरी जो है ये व्यानवायु के ऊपर काम करने वाली है, रस रक्त का संवहन करने वाली है, न उसको स्टिमुलेशन करने वाली रहती है। यानी इसका जहाँ हाइपोटोनिक ब्लैडर रहेगा, इस हाइपोटोनिक ब्लैडर में इसका प्रयोग जो है वो अच्छी मात्रा में हो सकता है। तो इस प्रकार का जो अपन देखते हैं कि वसंत कुसुमाकर रस जो है, वसंत कुसुमाकर जो है, अपन देखते हैं कि मॉडर्न के दृष्टि अपन बहुत बार कहते हैं ये एफ्रोडेसिक है, ये एफ्रोडेसिक है। यानी क्या है, वो ये जो है बहुत बार क्या होता है कि डायबिटीज में इसका यूज करते हैं। तो डायबिटीज में इसका यूज क्यों करेंगे? क्योंकि डायबिटीज जब हम कहेंगे, डायबिटीज कहेंगे तो डायबिटीज यानी वातज प्रमेह की आगे की जो अवस्था रहती है, वातज प्रमेह की जो अवस्था रहती है, जिसको हम क्षुद्रपेय हम कहते हैं, जिसको हम मधुमेह कहते हैं, जिसमें धातुशील मात्राओं को रहता है, जिसमें नंबर ऑफ जो है कॉम्प्लेक्शंस निर्माण होता है, और उस कॉम्प्लेक्शंस के अंतर्गत डायबिटिक के जो कॉम्प्लेक्शंस होता है उसमें जो डायबिटिक न्यूरोपैथी जो रहती है, इस डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी इसको यूज होता है, और न्यूरोजेनिक ब्लैडर में भी इसको होता है, क्योंकि ये जो है वसंत कुसुमाकर जो है ये मसल्स में ताकत निर्माण करने वाला रहता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो डायबिटीज की जो साइड इफेक्ट्स है, ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो और सेकंड जो है अपन ने बताया कि खंजनकारी रस जो है, ये खंजनकारी रस उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके अपन घटक में अपन देख रहे हैं कि मल्ल सिंदूर है, रस्म है, और कुचला है, कुचला जिसको है जो उसको स्टिमुलेट करने वाली रहती है। बहुत बार हम क्या करते हैं, नागर अश्वगंधा और दिबंतर वचा का प्रयोग करते हैं, नागर अश्वगंधा विभंतर वचा का प्रयोग करते हैं, और उसके साथ विशिष्ट कोटि का प्रयोग करते हैं, कभी कभी कुचला का प्रयोग करते हैं, जो कि पक्षाघात के रूप में मार्गवर्जन्य मात्रा के कारण जब सेंसरी और मोटर लॉस हो जाता है, उसी के अंतर्गत इस प्रकार के योग का प्रयोग करेंगे तो अल्टीमेटली उसमें रिजल्ट मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसे जो है खंजनकारी जो रस जो है, जो न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी जब निर्माण हो जाती है, ये न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी को कम करने के लिए, यानी नोज में ताकत लाने के लिए, नोज में जो डेबिलिटी निर्माण है उसको कम करने के लिए, उसको फंक्शन बढ़ाने के लिए हम खंजनकारी रस या वसंत कुसुमाकर रस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज समय काफी हो गया है, इसीलिए मैं मेरा व्याख्यान यही पूरा करता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो थैंक यू मुझे बोलने की जो आपने अनुमति दी, इसलिए थैंक यू। हेलो 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 हॅलो हाँ सर, अश्वगंधाची चूर्ण पण उपयोगी हाँ पुन्हा प्रश्न विचारा। म्हणजे अश्वगंधा काय? हॅलो हाँ बोला, हॅलो हाँ बोला बोला, ऐकायला येतंय, हाँ बोला। सर, अश्वगंधाची चूर्ण पण उपयोगी राहतात, अश्वगंधाची चूर्ण पण उपयोगी राहतात सर। निश्चितच का होतं, कारण का ते धातूजन्य वातकोवर काम करणार आहे ना। अश्वगंधाची चूर्ण, हो हो हो, ते धातूजन्य वातकोप कमी करणार आहे। या ठिकाणी आपण अश्वगंधाची चूर्णाचा देखील वापर करू शकतो। आणखी सर, आणि बस्तीमध्ये सर तुम्ही असं डिफरन्शिएट करून सांगा ना सर, की जनरली कसं असतं
की हायपोटोनिक जर असेल ना तर आपण मूत्रकुच्छावर बस्तिका प्रयोग करायचा असतो. हा, ज्या कस्तुरीमध्ये त्यांनी वर्णन केलेलं मूत्रकुच्छावर बस्तिका मी प्रयोग करतो, योग बस्तीचा आपण प्रयोग करतो, बहुत बार उत्तर बस्तीचा पण प्रयोग करतो. परंतु जनरली कसं सर्वसामान्य प्रॅक्टिसमध्ये उत्तर बस्ती इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस जास्त असतात, पण काळजीपूर्वक आपण देऊ शकतो त्या ठिकाणी. परंतु त्या ठिकाणी प्रॉब्लेम होण्याची शक्यता जास्त असते, म्हणून आपण योग बस्तीचा वापर करायचा. आणि मुख्य म्हणजे काय, मात्रा बस्तीचा प्रयोग आपण जर केला तर निश्चितच त्या ठिकाणी रिझल्ट मिळतो आपल्याला. आणि मात्रा बस्तीमध्ये आपण अश्वगंधा तेलाची बस्ती देऊ शकतो, बला तेलाची बस्ती देऊ शकतो, धन्वंतरी तेलाची बस्ती देऊ शकतो. तर अशा प्रकारच्या तेलांची बस्ती दिल्यानंतर हळूहळू का होईना परंतु रिझल्ट निश्चित मिळतो त्या ठिकाणी. परंतु काय, हे आपण ज्याला म्हणतो ना व्याधीमूलक चिकित्सा म्हणजे संप्राप्ती विघटन करणारी नाही आहे, तर लक्षणाची संप्राप्ती जे तयार होईल त्याचं विघटन करणारी ही चिकित्सा आहे. 100% आपण त्याचा रिझल्ट देऊ शकतो असं आपण सांगू शकत नाही. तरी पण रसतेल वगैरे पण उपयोग होऊ शकतो का, म्हणजे कुठलं रसतेल? याच्या बाबतीत मला रसतेलाबद्दल मला माहिती नाहीये. परंतु मी जे रेग्युलर माझ्या प्रॅक्टिस मध्ये जे वापरतो ते, आणि आतापर्यंत जे वॉर्ड मध्ये मी जे करतो, आता जनरली माझे वॉर्ड असं होतं का सर, अतिव्यायामामुळे पण, म्हणजे अतिव्यायाम पण हे कारण असू शकतं? हो आहेच ना. मध्ये वाताचा प्रकोप करणारं जे आहे, वायू प्रकोपाची जी निदानं जे आहे, अति व्यायामात, अति प्रपतनात, अति प्रवाहनात, ही जे अध्यात्म गमनात, ही जी कारण जी आहे ही कारण पुढे जाऊन वायूला प्रकोप करणारी आहे. आणि प्रत्येक ठिकाणची याची ठिकाणी ज्या ठिकाणी वायू प्रकोपित होतो त्या ठिकाणी तो डिफॉर्मिटीचं निर्माण करणारच आहे. आपण जास्तीत जास्त किती दिवस देऊ शकतो? नाही, ऍक्च्युली कसं असतं माहितीये का, की आपल्याला कालबस्ती द्यायची की बस्ती द्यायची की कर्मबस्ती द्यायची. आता धातुक्षीने वात्रकोप जर असेल तर आपण कालबस्ती कर्मबस्ती यापर्यंत जाऊ शकतो. साधारणतः आपल्याला 3 आठवड्यापर्यंत आपण हे करू शकतो. 7 दिवस, 16 दिवस, 30 दिवस पर्यंत. एक गोष्ट की धातुक्षीने मात्रकोप हे लक्षात ठेवायचं, मांसपेशींमध्ये विकृती निर्माण झालेली असते, त्या गोष्टींचा विचार करून आपल्याला कालबस्ती आणि कर्मबस्तीपर्यंत आपण पेशंटच्या प्रकृतीच्या अनुसार आपण करायचं. पेशंटला कुठल्या प्रकारचा इतर व्याधी असता कामा नये. तर नस्याचा फायदा होऊ शकतो का याच्यात, प्राणवायू विकृती आहे तर? एक गोष्ट आहे की माझ्याकडे एक पेशंट होता ज्याच्यामध्ये पॉलियुरियाचं लक्षण जास्त निर्माण झालं होतं, आणि इतकं होतं, आणि मुलगा किती 10 वर्षाचा होता. आता माझ्याकडे आल्यानंतर पेशंटने सांगितलं की मुलगा आहे, याची लघवी कंट्रोलच होत नाहीये. मग त्याचा आम्ही काही स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी बघितलेली आहे. स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटीमध्ये आम्हाला आढळलं की याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी फार जास्त आहे. मग आम्ही निदान केलं की याला उदकमेह असावा, म्हणजे ज्याचं आपण कम्पॅरिझन करतो डायबेटिक इन्सिपिडस. आणि त्याच्यामध्ये मी काय केलं, त्यावेळेला पिट्युटरी ग्लँड मध्ये जे हायपोथॅलॅमस जे आहे त्याच्यामध्ये एडीएच हार्मोनचे जे सिक्रेशन जास्त होतं, हे कंट्रोल करण्यासाठी जंबूबीची सिद्ध तेलाचा प्रयोग केलेला आहे नस्य म्हणून. म्हणजे आपण जे आहे जंबूबीज जे आहे याचा क्वाथ तयार करून तीळ तेलामध्ये सिद्ध करून त्याचा प्रयोग केल्यानंतर निश्चितच त्या पेशंटला रिझल्ट मिळाला होता. अशा 3 ते 4 मुलांमध्ये मी याचा प्रयोग केलेला आहे. तर अशा केसेसमध्ये उत्तर बस्तीचा काही अनुभव? उत्तर बस्ती आहे, पण आम्ही शक्यतो मी उत्तर बस्ती देत नाहीये. उत्तर बस्तीचा रिझल्ट पण मिळतो याच्यामध्ये, परंतु ते फार सांभाळून द्यावं लागतं, कारण आपल्याला इन्फेक्शनची चान्सेस होण्याची संभावना जास्त असते. परंतु उत्तर बस्ती दिली तर निश्चितच रिझल्ट मिळतो. सर विषेत इंदुवटी पण वापरू शकतो ना आपण? निश्चित वापरतो. ज्या ठिकाणी स्नायू दुर्बलता असेल त्या ठिकाणी आपल्याला विषेतेंदू कोटीचा वापर चांगल्या प्रमाणामध्ये होतो. नुसतंच पोटामध्ये दुखतं म्हणून असं नाही आहे. तर ज्या ठिकाणी व्हॅगसनल स्टिम्युलेशन जास्त असेल, हे व्हॅगसनल स्टिम्युलेशन कमी करण्यासाठी देखील आपण विषेतेंदू कोटीचा वापर पण करू शकतो. सर वसंत कुसुमाकर जास्तीत जास्त किती दिवस देऊ शकतो? नाही, जास्तीत प्रमाणात देऊ नये, हा रसकल्प आहे. जास्तीत जास्त 21 दिवसापर्यंत दिलेलं चांगला. कारण मी गॅप करून पुन्हा देऊ शकतो? गॅप करून पुन्हा हो देऊ शकतो ना आपण. पेशंटची अंशांश लक्षणांचा विचार करायचा, कुठली लक्षणं कमी झालेली आहेत त्याचा विचार करायचा, त्याच्यानुसार आपण पुढे त्याचा देऊ शकतो ना.
तर मांसला Generally- तो पाचक मांसला तो पाचक बऱ्याच वेळेला काय याचा जो उपयोग मी केलेला नाहीये, परंतु इतर व्याधींमध्ये त्याचा ज्या ठिकाणी मांस शोषाची अवस्था असते त्या ठिकाणी याचा उपयोग चांगला होतो. तर चंद्रप्रभा म्हणजे कसं म्हणजे चंद्रप्रभा पण उपयोगी राहू शकतो ना म्हणजे चंद्रप्रभा चंद्रभागाचा निश्चितच उपयोग होतो, पण चंद्रभागाचा जास्त जो उपयोग असतो मूत्रल आपण करू शकतो, मूत्रल म्हणून करू शकतो. परंतु चंद्रप्रभा ही जी आहे आणि गोक्षार्थी गुळ दोघांमध्ये फरक आहे. एक मार्गवजनी वातावरणावर काम करणार आहे तर एक धातुक्षीने वातावरणावर करणार आहे. तर चंद्रभाग जनरली की त्याच्यामध्ये असणारे जे चंद्र आहे म्हणजे रजत वगैरे जे आहे, शतावरी वगैरे जे इतर जे औषधे बल्य औषधे जे आहे ते धातुक्षीणावर काम करत असतात. आणि गोक्षार्थी गुळ जे आहे की ज्या ठिकाणी इन्फेक्शन जास्त असतं, ई कोलाय असतं, युटीआय असतं आणि त्यामुळे बर्निंग म्युचर्स किंवा रिटेन्शन ऑफ युरिन जे लक्षण निर्माण होत असतं ते कमी करण्यासाठी आपल्याला गोक्षार्थी गुळचा वापर आपण करायचा असतो. सर तुमचे जे पब्लिश झालेले बुक्स आहे त्याचे डिटेल्स हवे होते. आता नवीन एक मी पुस्तक केलेलं आहे की क्रिटिकल डिसीज अँड आयुर्वेदिक मॅनेजमेंट. त्याच्यामध्ये बऱ्याच लोकांचे क्रिटिकल डिसीजवरच आपण मॅनेजमेंट काय केलं त्याचं पब्लिश केलेलं आहे सध्या. तर म्हणजे पुण्यामध्ये कुठे अवेलेबल आहे सर म्हणजे पुस्तक? असं मार्केटिंग तसं केलं नाही पाहिजे असेल तर मी माझ्या स्टुडंटला मी तुम्हाला पाठवतो आणि तुम्ही फक्त मला एक मेसेज पाठवा, त्याला तुम्हाला मिळून जाईल ते. तर तुमचा नंबर तुम्ही आम्हाला चॅटमध्ये नंबर तर तुमचं बोसेरा MR आणि तुम्हीच सगळं मॅनेज म्हणजे तुमचेच आहेत ना ते फॉर्म्युले हे मी वापरले सर, खूप छान रिझल्ट आहेत. गुड गुड गुड. हो हो हो. बोसवेरा जे आहे जनरली नवीन जे आहे नवीन जे आलेलं आहे ते वॉकेर म्हणून जे आहे जे स्ट्रक्चरल डिफेक्टिव्ह पण काम करतं आणि फंक्शनल डिफॉर्मिटीवर पण काम करतो. बेसिकली L4, L5 आणि S1 मध्ये ज्यावेळेला डिफ्यूज बल्जिंग जास्त ज्यावेळेला होतं किंवा डिस्क हर्निएशन ज्यावेळेला जास्त होतं आणि त्याच्यामुळे जे नमनेस निर्माण होत असतं, रेडिएटिंग पेन जास्त होत असतं आणि त्याच्या ठिकाणी जे आपल्याला म्हणतो रेडिएटिंग पेन आहे, नमनेस आहे, बर्निंग आहे आणि समोर वाकू शकत नाही, चालू शकत नाही, अशा याच्यामध्ये तो जो फॉर्म्युलेशन ते दिल्यानंतर पेशंटला निश्चितच रिझल्ट मिळतो. त्याला ऑपरेशनची तशी गरज पडत नाही. तर पण ते ओनर काहीतरी एक्सपायर झाले त्याच्यामुळे मला सध्या काही ते अवेलेबल होत नाही प्रोडक्ट्स. नाही सध्या काय माहितीये का, हा एमआर आताशी जॉईन त्यांनी नवीन एक MR आहे त्यांनी जॉईन केलेला आहे. तुम्ही कुठं बोलताय आता? माझं ग्रँड रोडला क्लिनिक आहे. ग्रँड रोडला आहे. आपलं नाव? डॉक्टर देविका. देविका. अच्छा अच्छा अच्छा. तुम्ही एक नंबर पाठवा मला तुमचा, मी माझ्याकडे MR आला की त्याला देऊन टाकले. हा ओके सर, थँक्यू. ओके. तुमचा नंबर तुम्ही हा लिहून घ्या 9869. सर आवाज येत नाही. हा 9869247153. 153. ठीक आहे सर. 9869247153. ओके. तरी मग तुमचे ते ह्याचे लेक्चर्स पण खूप छान होत होते. 363 आयुर्वेद मध्ये. हो 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 हो. पण ते सध्या बंद आहे वाटतं सर. हा सध्या ते काय थोडस जे मॅनेजमेंट करणारे ते लोक थोडसे बिझी आहेत त्याच्यामुळे. तर मग ते छान चालू होतं खरं. हो हो. अग्नीचं पण चांगलं चाललं होतं. आता पुन्हा सुरू होईल आमचं मॅक्स महाराष्ट्राला पण सुरू होणार आहे. हो का? हो हो हो. सर ते मेसेज अपलोड ठेवतो. हा ते करतात ना, युट्यूबला पण टाकतात ते लोक. ओके. हो हो.
दुसरा तुम्ही तो रसकल्प सांगितला तो विशेष ऐकण्यामध्ये नाहीये, तो कुठल्या कंपनीचा भेटतो आणि मग त्याच्याविषयी जर अजून तुम्ही संदर्भ नाही नाही रसेंद्र सारसंग्रहाचा पाठ आहे तो. रसेंद्र सारसंग्रहाचा पाठ आहे तो आपल्या मार्केटमध्ये अवेलेबल होतो आणि खंजनकारी रस जो आहे तो खरोखर चांगला आहे. कारण मी हे दोन रक्त वापरतो. जनरली कसं असतं माहितीये का की नागार्जुन किंवा जुन्या कंपन्या ज्या आहेत ते लोक हे बनवतात. सध्याच्या कंपन्या ह्याच्या खंजनकारी रस वगैरे जास्त बनवतात, परंतु दूध तापशात तुम्ही जे हे वसंत कुसुमाकर्जन आहे खरोखर चांगला आहे. ओके सर, थँक्यू. ओके. Thank you very much, sir, for elaborative session. Any more questions? If all questions are over, we may conclude this session. Thank you. सर तृणपंचमूलचं किती क्वांटिटी मध्ये साधारणपणे निघतं असं? ऍक्च्युली क्वाथामध्ये आपण वापरतो असतो. तृणपंचमूलचा काढा काढा वापरायचा. कोक्षूर तृणपंचमूळ पुनर्नवा कुशमूळ काशमूळ वगैरे जे आहे ना त्याचा जर दिला तर निश्चितच मूत्र म्हणून चांगला उपयोग होत असतो. क्वांटिटी विचारतो किती क्वांटिटी मध्ये आणि साधारणपणे किती द्यायचं? नाही साधारणतः कसं तृणपंचमूळ गोक्षूर आणि पुनर्नवा जे आहे ना 50-50 ग्रॅम म्हणजे आपलं टोटली 30 ग्रॅम झाला पाहिजे. किती? चालेल. सर क्वांटिटी समजली सर, किती द्यायचे ते पण नाही समजलं सर. नाही 30 ग्रॅम पर्यंत आपण काढा देऊ शकतो. 30 ग्रॅम. भरड जे आहे ना ते 30 ग्रॅम पर्यंत देऊ शकतो. ओके. नाही मग त्याच्यात बस्ती पण असतो ना तृणपंचमूल असं म्हणते मी, बस्ती म्हणते. हा बस्ती आपण जर जायचं असेल ते पाथ बस्ती आहे ना साधारणतः 250 ते 350 पर्यंत देऊ शकतो ना. 350 पर्यंत किती साधारणपणे दिले तर म्हणजे 4-5 आणि 7 पर्यंत एक योग पस्तीचा करायचा ना 8 दिवसापर्यंत द्यायची. आणि त्याला अल्टरनेटिव्ह कुठले वापर घ्यायचे म्हणजे अनुवासन? अनुवासन जर जायचं तर एरंड स्नेहाचा वापर करायचा कधी पण. सर एरंड स्नेह किती 50 का 60? 25 ते 30 ml पर्यंत किंवा 60 ml पर्यंत देऊ शकतो. ओके सर, थँक्यू सर. ओके. Okay. Thank you, sir. We will end up with session. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir, for this session.